इंडियन जुडिशरी एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखें तो कई सारे आर्टिकल्स इस पे पब्लिश किए गए हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन रहा है जुडिशरी में और क्या क्या चैलेंजेस ये लोग फेस कर रहे हैं और किस तरह इनको इम्प्रूव करने के सजेशंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने हमारे अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी को एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। वो रिपोर्ट जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर है कि किस तरह वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए, वुमेन जजेस को अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी, राइट। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट आज तक ने कई सारे रिमार्केबल जजमेंट्स को तो पास किया है दोस्तों, जेंडर इक्वालिटी को लेकर, चाहे वो जेंडर आइडेंटिटी ले लीजिए या सेक्सुअल ओरिएंटेशन को ले लीजिए या फिर सबरीमला टेम्पल एंट्री, वुमेन्स एंट्री जो है एक वेरी रिमार्केबल और लैंडमार्क जजमेंट था जो लास्ट ईयर पास हुआ था। कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे, राइट। और अडल्ट्री इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट। तो बट हाउएवर एक्चुअल प्रोग्रेस क्या हो रहा है जुडिशरी में? क्या वुमेन्स को भी इसी तरह सीट्स दिए जा रहे हैं हाई पोजीशंस में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट जजेस हो, राइट। क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंस की बात देखें तो आपने एक वुमेन प्रेसिडेंट को देखा होगा, प्रतिभा पाटिल जी। प्राइम मिनिस्टर को भी आपने देखा है, इंदिरा गांधी जी। और कई सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स वुमेन रह चुके हैं। अभी भी आपको कई चीफ मिनिस्टर्स आपको वुमेन दिखेंगे और गवर्नर्स भी। बट क्या आपने सोचा है कि कभी वुमेन चीफ जस्टिस आपने सुना है नाम? राइट, आज तक कोई वुमेन चीफ जस्टिस बनी नहीं है। क्या क्या चैलेंजेस ये लोग फेस कर रहे हैं और क्यों वुमेन्स को इतने जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है और अब तक कितने स्टेप्स लिए गए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है दोस्तों आपके लिए, अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.proxygan.com। तो वहाँ पे जाइए, हमारे एक्सप्लोर कीजिए पेन ड्राइव एंड एंड्रॉयड कोर्सेज को, जो कि आपको एंट्रेंस लेवल एग्जाम क्लियर करने में सहायता होंगे। और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी रहेंगे आपको, जो कि बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। जल्दी जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने आपको रिसेंट न्यूज़ पहली स्लाइड में ही बता दी, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी उन्होंने एक रिटन सबमिशन लिखा है सुप्रीम कोर्ट को जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर, राइट। उस रिपोर्ट में कई सारे फैक्ट्स और कई सारे फिगर्स को बाहर लाए गए हैं कि क्या जुडिशरी का हाल है और कितने रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वुमेन्स को। क्योंकि अगर आप लोअर जुडिशरी की बात करें तो सिर्फ 26% आपको वुमेन मिलेंगे करेंट स्ट्रेंथ ऑफ 15,000 जजेस में, और हाई कोर्ट्स में तो उसका स्ट्रेंथ अभी भी कम है, लेस दैन 10% आपको फीमेल जजेस मिलेंगे हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट को लीजिए। एक फैक्ट है कि अभी सिर्फ 2 जजेस ही वुमेन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द 34 सीट्स जो रिजर्व किए गए थे वुमेन्स के लिए, राइट। तो ये चिंताजनक बात है, क्योंकि वुमेन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी सेक्टर, राइट। चाहे वो सर्विस सेक्टर ले लीजिए या फिर कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, जेंडर इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखेंगे तो SDG 5 में भी यही बताया गया है, जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना। तो अगर इस तरह से अगर प्रोग्रेस रहेगा तो वी विल बी लैक इन अचीविंग द जेंडर इक्वालिटी। सो हम लोग को भी आगे बढ़ना है, सो वी शुड ऑल्सो क्रिएट ए प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं क्यों अचानक से जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर फिर से न्यूज़ में आ गया है। क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि कई सारे सेक्स क्राइम ऑफेंडर्स बेल पे छूटे जा रहे हैं, राइट। सो हाल ही में वाकया हुआ है मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है, तो उन्होंने जो अक्यूज्ड मैन को उस बेल पे छोड़ दिया, ये कहते हुए कि तुम जाओ विक्टिम के घर, उसके हाथ से तुम राखी बंधवाओ और उसको बहन के जैसा ट्रीट करो, उसकी रक्षा करो। सो दिस इज नॉट द एक्चुअल जजमेंट, राइट, कि बेल आपको इस तरह से देनी चाहिए। दिस इज नॉट ए करेक्ट प्रॉपर जजमेंट। और कई सारे आलोचनाएं भी उठी हैं इसमें। तो इसको लेकर क्या जेंडर सेंसिटिविटी रहना चाहिए? अगर हाई कोर्ट जज की जगह वुमेन अगर जज बना दें तो क्या दूसरा जजमेंट आता था? तो इसके लेकर कई सारे आलोचनाएं और कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए गए थे। तो लिटिल बिट बैकग्राउंड जो मैंने आपको बता दिया। तो उसके लिए हमारे चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आप रिपोर्ट सबमिट करो ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें, राइट। तो चलिए थोड़ा जेंडर गैप इन जुडिशरी के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 वुमेन जजेस हैं। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, जो फेडरल कोर्ट माना जाता है, राइट। सिर्फ 2 वुमेन जजेस हैं अगेंस्ट द 34 सीट्स फॉर रिजर्व फॉर वुमेन जजेस। और अभी तक मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने ही नहीं फीमेल, राइट।
और टोटल जो स्ट्रेंथ है इनका, टोटल 80 वुमेन जो जजेस हैं, आपको टोटल 1100 जजेस में इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अगर आप टोटल देखें, राइट, तो आउट ऑफ दिस 80 जजेस, ज़्यादातर जजेस आपको वुमेन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट्स में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप साउथ में जाएंगे मद्रास, तो 9 आउट ऑफ 75 जजेस आपको मिलेंगे उसमें, राइट। और दिल्ली बॉम्बे में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, वहाँ पे 8 वुमेन जजेस है, बट वी हैव टू इम्प्रूव इट, राइट। अगर कई सारे स्टेट्स हैं, मणिपुर हो गया, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, ये 5 to 6 स्टेट्स में आपको वुमेन जजेस ही नहीं मिलेंगे, राइट। ये तो सिर्फ फिगर्स एंड फैक्ट्स है, बट एग्जैक्टली कोई सेंट्रली मेंटेन डाटा नहीं है हमारे पास कि ट्राइब्यूनल्स में कितने जजेस हैं, लोअर कोर्ट्स में कितने जजेस हैं। वी डू नॉट हैव एनी प्रॉपर डाटा। तो सिर्फ इस डाटा के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कितना लोअर है रेशियो व्हेन कंपेयर टू द मेल रेशियो, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स इन अचीविंग द जेंडर सेंसिटिविटी अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी, राइट। तो क्योंकि जैसे आपको बताया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमें अचीव करना है 2030 तक जेंडर इक्वालिटी को लेकर, राइट। और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग को 4 दशक लग गए, 40 ईयर्स हो गया। पहली फीमेल जज हमने अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिनका नाम फातिमा बीवी है, आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। और जो वुमेन डेजिग्नेट करते हैं सीनियर लॉयर्स के तौर पर, वो भी बहुत कम है व्हेन कंपेयर टू लोअर, व्हेन कंपेयर टू द मेन, राइट। और टोटल इंडिया में आपको 12 बार काउंसिल्स मिलेंगे, जहाँ पे एक भी चेयरपर्सन या वाइस पर्सन ऐसा नहीं है जो कि वुमेन हो, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो इस स्टैटिस्टिक्स में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स का बहुत कम है। अगर आप एग्जाम में लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के पर, क्योंकि आजकल स्टैटिस्टिक्स के पर भी मार्क्स देते हैं लोग, राइट। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो चलिए एक छोटा सा टाइमलाइन देख लेते हैं हम। फर्स्ट फीमेल जज जो अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम था फातिमा बीवी, जो मैंने अभी आपको बताया। वो केरला से थे, 1987 में उनको अपॉइंट किया गया था। आप दोस्तों यहाँ पे ईयर गैप ऑब्जर्व कीजिए, कितना ईयर गैप है। 1987 में पहले जो फीमेल जज को अपॉइंट किया गया था, उसके बाद जस्टिस सुजाता वी मनोहर जी जो महाराष्ट्र से हैं, उनको अपॉइंट किया गया था 1994 में, राइट, लगभग 4-5 साल के बाद। फिर उसके बाद हो गया आपको 2000 यानी 6 ईयर्स का गैप आ गया इधर। सो जस्टिस रूमा पाल को अपॉइंट किया गया था वेस्ट बंगाल से। 2000 से लेकर 2010 तक अगर आप देखें, 10 साल के गैप के बाद एक जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थे बिहार से, उनको अपॉइंट किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं कि कितने गैप के बाद इनको अपॉइंट किया जाता है। तो एक प्रॉपर अथॉरिटी बनानी चाहिए, एक प्रॉपर कोलिजियल सिस्टम होना चाहिए। जिस तरह रेगुलर जजेस को अपॉइंट किया जाता है कोलिजियल सिस्टम के द्वारा, सो आफ्टर देयर रिटायरमेंट, जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी वैकेंसी होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसी तरह इनका नाम भी रिप्रेजेंट करना चाहिए टाइम टू टाइम, और एक रिजर्वेशन भी क्रिएट करना चाहिए ताकि अपॉइंट हो, एटलीस्ट 1 वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाए फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखिए 2010 के बाद 2014 यानी फिर 4 ईयर्स का गैप आ गया रंजना देसाई को फ्रॉम मुंबई। और उसके बाद भानुमति जी तमिलनाडु, तो शी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट। कई सारे रिमार्केबल जजमेंट्स इनके द्वारा पास किए गए थे, राइट। सो दिस इज अ शॉर्ट टाइमलाइन। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि टाइम गैप को आपको दिखाना था इधर, तो किस तरह से लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं जुडिशरी। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, आप जुडिशरी मत देखिए, कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन होना ज़रूरी है टू अचीव द जेंडर इक्वालिटी। चाहे वो सर्विस सेक्टर ले लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लीजिए, या पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि जुडिशरी हो गया, या फिर कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए, या लेजिस्लेचर्स हो गया, एक लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ पे वुमेन्स का रहना कोई ज़रूरी है, क्योंकि वो कई सारे इश्यूज़ को ऐसे उठाते हैं, राइट, जिस पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मोर वुमेन जजेस हम अपॉइंट करते जाएंगे, जितने भी हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट्स हो, तो वहाँ पे एक जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ेगी, राइट। और इसकी वजह से क्या होगा, जो भी वुमेन लिटिगेंट्स हैं, राइट, उनको एक लेस इंटीमेट फील होगा। अगर कोई भी फीमेल लॉयर हो, फीमेल जज हो, तो वो खुला अपने बयान को दे सकते हैं, राइट। उनको इतनी शर्म नहीं होगी कि मेल जज, क्योंकि क्या होता है कई केसेस में, एग्जांपल रेप केसेस ले लीजिए, थोड़े फैक्ट्स इस तरह होते हैं कि वो मेल के सामने उतना शेयर नहीं कर पाते वुमेन्स, जिस तरह एक वुमेन टू वुमेन कन्वर्जेशन चलता है, राइट। तो वुमेन लिटिगेट्स को भी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, और जजमेंट भी करेक्ट दिया जाएगा वुमेन्स को, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन ही होगा दोस्तों, क्योंकि वुमेन जजेस को हमारा इंक्लूड करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इंक्लूसिव बढ़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेगा, राइट। और जो भी एजुकेशन है,
इसकी वजह से क्या होगा, एक फेयरनेस क्रिएट होगा, फेयरनेस ऑफ एजुकेशन, जो कि अल्टीमेटली दोनों के लिए बेनिफिट है, चाहे वो मेल ले लीजिए या फिर वुमेन्स के ले लीजिए, राइट। तो जितने भी रूलिंग्स आएंगी वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर आएंगे, क्योंकि एक वुमेन जो है वो इश्यूज को अच्छे से ज़्यादा समझ सकती है। तो मेरा मतलब ये नहीं कि मेल ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, बट हाउएवर वॉट एवर द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू द वुमेन्स, चाहे वो रेप केस ले लीजिए या फिर डाउरी केस ले लीजिए, सो वन वुमेन कैन फील बेटर इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट जजमेंट भी आपको पास ऑन किया जाएगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन जुडिशरी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रीज़न जान लेते हैं क्या फीमेल जज रेशियो के लिए क्या क्या कारण है। पहले जब हम देखें 19th सेंचुरी से पहले, तो आपको जो लॉ प्रोफेशन जो एडमिशन हुआ करता था तो 50:50 रेशियो में होता था, बट जैसे जैसे साल जाते रहे, एज अ करियर एडवांस होता रहा, तो रेशियो ऑफ वुमेन ड्रॉप होना चालू हो गया। तो 19th सेंचुरी की बात करें तो मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन बन चुका था ये, और पहली बार जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिस कॉलोनिया को 1921 में परमिशन दिया था कि आप लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और कई सारे वुमेन बेस्ड लॉयर्स हैं, जो कई सारे लिटिगेंट्स हैं जो कि मेल लॉयर्स को भी चूज करना पसंद करते हैं ज़्यादा दैन वुमेन लॉयर्स। वेल मोस्टली मेल लिटिगेंट्स अगर बात करें तो वो मेल लॉयर्स को ही चूज करेंगे, बिकॉज वो क्या इजीली सोशलाइज कर सकते हैं उनके साथ, वुमेन्स लॉयर्स के साथ ना घुल नहीं पाते। तो इसीलिए ये वन ऑफ द रीज़न है। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज आ जाते हैं। देखिए कोई भी शख्स अगर कोई प्रोफेशन लेना चाहता है तो उसका एम्प्लॉयमेंट के बारे में पहले सोचता है, राइट। अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो उसके बाद मेरा क्या टारगेट रहेगा, मैं किस कंपनी में जाऊँगा, क्या इसका फोकस है। अगर आप सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लीजिए, तो कोई बच्चा, कोई लड़का क्या लड़की कोई भी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले रही है, तो उसका पहले स्टैटिस्टिक्स देखेगी कि किस तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है अभी, क्या मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उसके बाद। तो इसके वजह से वन ऑफ द मोस्ट ड्रॉबैक है, क्योंकि वुमेन सोच रहे हैं कि इस लॉ प्रोफेशन के बाद उसके बाद क्या करना है, राइट। तो मेरी एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, क्योंकि कई सारे लिटिगेंट्स तो मेल को चूज कर रहे हैं, और इसके वजह से भी करियर डाउन हो रहा है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन भी बहुत कम है जुडिशरी में। सो दिस आर द मेन फैक्टर्स व्हाई द फीमेल जज रेशियो इज वेरी लेस अभी तक की आप बात करेंगे, राइट। तो आप भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जो आपके माइंड में हो एग्जाम में, तो आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देगा एग्जामिनर के तौर पे, ओके। तो चलिए सजेशंस क्या क्या प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन होने की वजह से कि एट ऑल लेवल्स ऑफ जुडिशरी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तो उसको क्या होगा, एक इश्यूज को हम इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी लोगों के बीच में, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया कोलिजियस सिस्टम को भी बनाना चाहिए ताकि वुमेन्स को भी अलग से रिप्रेजेंट किया जाए, और एटलीस्ट 50% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन रहना चाहिए सारे फील्ड में, और मैंडेटरी कर देना चाहिए सारे लॉयर्स को ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन। एक कोर्स को तैयार करना चाहिए, जो अपने प्रोफेशंस में जो पढ़ रहे हैं अभी लॉयर्स, लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको एक कोर्स रेडी करना चाहिए जेंडर इक्वालिटी को लेकर, राइट। और कई सारे, देखिए इससे क्या होता है, एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाहर आ गया दोस्तों, जिसका नाम है जेंडर सेंसिटिविटी, राइट। देखिए एक ऐसा मूवमेंट है ये जहाँ पे जो पीपल रहते हैं स्टीरियोटाइप्स माइंड वाले या ट्रेडिशनल थिंक वाले, वो चाहते हैं कि इक्वल पार्टिसिपेशन हो वुमेन्स और मेंस का इन डिसीजन मेकिंग, चाहे वो इक्वली एक्सेस करे या फिर कंट्रोल करे रिसोर्स पर, तो दोनों के बीच में बराबर से बेनिफिट पहुंचा जाए दोनों के बीच में, टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, राइट। बट आज जो जेंडर इनइक्वालिटी जो चल रही है, जो देखिए बेसिकली जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि दोनों को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो, राइट, वुमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो और हमने अपने जेंडर इक्वालिटी अचीव कर लिया। नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करो कि वुमेन्स आराम से सेफली काम कर पाए, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप उनके लिए कई सारे फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड कीजिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। जैसे आप कई प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर आप देखें तो वहाँ पे एक कमेटी बनाई जाती है उनके खिलाफ जो भी केसेस, हरासमेंट केसेस, तो इस तरह के एक माहौल, एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, तब जाकर हम जेंडर इक्वालिटी को हासिल कर पाएंगे, राइट। तो क्योंकि अभी इंडियन सोसाइटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों इसमें, क्योंकि आजकल हमारे देखें तो इंडियन सोसाइटी इज ए पैट्रियोटिकल सोसाइटी, राइट। तो कल्चरली हम इंग्रेंड हो चुके हैं पेरेंटल प्रेफरेंसेस से, क्योंकि आजकल जितने भी पेरेंटल प्रेफरेंसेस है वो सन्स के लिए चाहते हैं, लड़के हों ताकि वो उनके बुढ़ापे में सहाया बन सके, केयर गिवर्स बन सके उनका। बट दिस इज नॉट राइट थिंग, राइट। क्योंकि डॉटर्स भी कई सारे हमने देखा है
अगर आप बड़े बड़े कंपनीज के आप सीईओ देखें, जैसे पेप्सिको हो गया, इंद्रानी जी, तो दे आर ऑल्सो अचीविंग द ग्रेटर हाइट्स, राइट। ऐसा नहीं कि कई हमेशा लड़के ही आगे आएंगे, राइट। सो फैमिली का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, क्योंकि दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन द सन्स एजुकेशन रादर देन द गर्ल्स एजुकेशन, क्योंकि उनको बस शादी कर भेजना होता है, राइट। बॉयज़ के करियर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और गर्ल्स के मैरिज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। These are the two things, right, presently going on. But however, we have to change our thinking. ये सब सारे कॉन्सिक्वेंसेस है डॉटर्स के लिए, हमारे इंडियन डॉटर्स के लिए, तो उनके लिए कई सारे रिजर्वेशन प्रोवाइड करना ही बेटर है, ताकि उनको भी बढ़ चढ़कर एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि अपना भी बात रखने का। तो मेरे सारे व्यूज़ मैंने आपको बता दिया है, तो आप भी अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं कमेंट सेशन के द्वारा, और एग्जाम में आप इस जो भी पॉइंट्स बताए हैं, स्टैटिस्टिक्स अगर आप मेंशन करेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा एग्जामिनर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से इस लेक्चर को देख लीजिए, तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।